नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 25 मार्च 2024 सुबह के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने समाचार वीडियो हमारे साथ साझा करें, चाहे वह स्थानीय घटनाएं हों, दिलचस्प कहानियां हों या कुछ भी रोमांचक हो, हम जानना चाहते हैं। बेझिझक अपने वीडियो लिंक छोड़े या हमें टैग करें। आइए जुड़े रहें और उन कहानियों को साझा करें जो मायने रखती हैं। समाचार नंबर 1। पीएम से माफी मांगे इंडी नेता। प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा पर केंद्रीय मंत्री ने घेरा गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज इंडी अलायंस द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल और धमकी देने की कड़ी निंदा की। उन्होंने इंडी गठबंधन के नेताओं को प्रधानमंत्री से माफी मांगने की मांग की। श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की कई कोशिशों के बावजूद भारत की जनता प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। इंडी गठबंधन के घटक दलों के नेताओं का विवेक मर चुका है। एक के बाद इनका अभद्र बयान सुनने पर लगता है कि इनके लिए विवेक का मरना जैसा शब्दों का प्रयोग करना भी बहुत छोटी बात है। ये लोग सनातन धर्म और उसमें आस्था रखने वालों को भी मारना चाहते हैं। इंडी अलायंस का कोई नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की बात करता है तो कोई नेता उनके खिलाफ अपशब्द बोलने में भी संकोच नहीं करता है। श्री ठाकुर ने कहा कि इनकी मोहब्बत की दुकान में इतनी नफरत है कि नफरत की राजनीति इनके सिर चढ़कर बोल रही है। उन्होंने कहा कि हाल में इंडी गठबंधन के एक मंत्री ने अपनी पार्टी की महिला सांसद के सामने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। उस नेता ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। श्री ठाकुर ने मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सवाल पूछा कि क्या आप ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं जो सनातन को खत्म करने की बात करते हैं, प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द बोलते हैं, उन्हें मारने की बात करते हैं। समाचार नंबर 2। शिमला में आधा किलो अफीम सहित धरा तस्कर। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने दबोचा, छानबीन शुरू। शिमला के चियोक फागू के पास पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को अफीम के साथ पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 500 ग्राम अफीम पकड़ी है। बताया जा रहा है कि आरोपी चियोक फागू क्षेत्र में अफीम बेच रहा था। इसी बीच मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस आरोपी के बैकवर्ड लिंकेज भी खंगाल रही है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी से नशा माफिया से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं। पुलिस पता लगा रही है कि आरोपी अफीम कहां से लेकर आया और किस किस को अफीम बेची है। जानकारी के अनुसार शिमला पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने ठियोग उपमंडल में एक तस्कर को अफीम बेचते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 500 ग्राम अफीम पकड़ी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 1 लाख रुपए से अधिक है। आरोपी की पहचान प्रेम बहादुर 40 के रूप में हुई है। वह नेपाल के रुकुम जिला का मूल निवासी है। उधर डीएसपी ठियोग सिद्धार्थ शर्मा का कहना है कि पुलिस की टीम ने नेपाली मूल के आरोपी को ठियोग के धलाऊ कैंची में अफीम बेचते रंगे हाथों पकड़ा है। ठियोग थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कोर्ट में पेश कर आरोपी को रिमांड पर लिया जाएगा। समाचार नंबर 3। छोटी काशी ने खेली रिकॉर्ड तोड़ होली,
सेरी मंच पर खूब उड़ा गुलाल, जमकर किया डांस। देश भर में मनाई जाने वाली होली से एक दिन पहले ही हिमाचल की सांस्कृतिक राजधानी छोटी काशी मंडी की गलियों में खूब अबीर गुलाल उड़ाया गया। मंडी की सेरी मंच पर उमड़ी हजारों की भीड़ डीजे की धुनों पर खूब थिरकी। इस विषगत वर्ष के मुकाबले लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ होली खेली, लेकिन युवा पीढ़ी डीजे की धुनों पर इतने मदहोश हो गए कि कार्यक्रम के दौरान एक दूसरे के कपड़े भी फाड़े। हालांकि सेरी मंच मंडी से बार बार निर्देश दिए कि नियमों की पूरी पालना करें। इसके अलावा होली पर्व कुछ एक युवकों ने हुड़दंग भी मचाया। इस होली उत्सव से पहले व बाद में युवा वर्ग ने शहर में ट्रिपल राइडिंग के साथ जहां बुलेट बाइक से पटाखे छोड़े, तो कई स्थानों पर सभी वर्गों द्वारा शराब पीकर छोड़ी हुई बोतलों के ढेर देखने को मिले। होली उत्सव के खत्म होने के 3 घंटे बाद भी मंडी पुलिस करीब 5 बजे तक जगह जगह बैठे युवा वर्ग को वापस घर भेजती रही। बता दें कि देश में अभी 25 मार्च को होली का पर्व मनाया जाएगा। मंडी में आमतौर पर एक दिन पहले होली मनाई जाती है। राजदेवता माधोराय जो मंडी की होली में भी शिवरात्रि के बाद शिरकत करते हैं। होली के मतवाले सुबह से ही सड़कों पर आकर एक दूसरे पर रंग डालकर होली की बधाई दे रहे थे। ऐतिहासिक सेरी चारनी में हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, जहां डीजे की धुन पर नाचते हुए युवाओं ने खूब धमाल मचाया। दोपहर 2 बजे के बाद पालकी में सवार हुए राजदेवता माधोराय। करीब 2 बजे राजदेवता माधोराय भी पालकी में सवार होकर होली के मतवालों के साथ होली खेलने सड़कों पर उतर आए। राजदेवता माधोराय जो भगवान श्री कृष्ण का प्रतिरूप है की पालकी पर खूब रंग बरसाया गया। माधोराय की जलेब निकलने के बाद मंडी में होली की मस्ती समाप्त हो गई। सेरी मंच पर लोगों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मंडी में होली के दौरान अव्यवस्था का आलम रहा। हुड़दंगबाजों ने जमकर हुड़दंग मचाया। बाइक और बुलेट वाले भी नियमों की उल्लंघना करते पाए गए। दोपहिया वाहनों के चालक बिना हेलमेट के ओवर स्पीड वाहन चलाते हुए नजर आए। ट्रैफिक को संभालना भी पुलिस प्रशासन के लिए मुश्किल भरा हो गया। पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों की सुविधा के लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगाई थी। समाचार नंबर 4। प्रदेश के पुलिस थानों में 18,284 हथियार जमा, क्रिमिनल वारदातों में शामिल 7 वेपन जब्त। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है, वहीं प्रदेश में लाइसेंस हथियारों को भी जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आचार संहिता लागू होने के पश्चात रविवार तक प्रदेश के पुलिस थानों में 18,284 हथियार जमा किए गए हैं। प्रदेश में 1,00403 लाइसेंस वेपन है और इनमें 177 लोगों को वेपन रखने की छूट दी गई है। बाकी बचे 1,00226 लाइसेंस वेपन में से अब तक 18,284 लाइसेंस वैन पुलिस थानों में जमा किए हैं और अभी 78,652 वेपन जमा किए जाने हैं। प्रदेश भर में 21.5% लाइसेंस वेपन जमा किए हैं। हिमाचल प्रदेश में पुलिस विभाग द्वारा क्रिमिनल वारदातों में शामिल चंबा में 2 और हमीरपुर जिला में 5 कुल 7 वेपन जब्त किए हैं। इसके अलावा ऊना जिला में एक लाइसेंस हथियार का लाइसेंस कैंसिल किया है। हिमाचल प्रदेश में 1 जून 2024 को होने वाले लोकसभा चुनाव के मतदान के लिए भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरूप एवं प्रदेश की सुरक्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग द्वारा सभी सुरक्षा प्रबंधों को पूरा किया जा रहा है, ताकि प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक चुनाव सुनिश्चित किए जा सके।
कार्यकारी पुलिस महानिदेशक संजीव रंजन ओझा ने बताया कि प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के पश्चात चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रदेश में जारी लाइसेंस वेपन को जमा करवाने हेतु समस्त पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। आम जनता से अनुरोध है कि अपने लाइसेंस वेपन को अपने नजदीकी पुलिस थाना में अति शीघ्र जमा करवाएं। उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील की है कि आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों को 112 आपातकालीन सहायता नंबर व पुलिस विभाग की वेबसाइट पर साझा करें। समाचार नंबर 5। लॉटरी के लालच में बेच दी जमीन, पूर्व सैनिक से ठगे 50 लाख रुपए, पीड़ित से ऑनलाइन ट्रांसफर करवाए पैसे। प्रदेश के मंडी जिला के सुंदरनगर में आईटीबीपी से सेवानिवृत्त जवान से 50 लाख की ठगी मामला सामने आया है। मामले की शिकायत पीड़ित व्यक्ति ने साइबर थाना मंडी में दर्ज करवाई है। साइबर ठगों ने पीड़ित को नागालैंड मासिक बम्पर का झांसा देकर लाखों की ठगी को अंजाम दिया है। पीड़ित व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर नागालैंड मासिक बम्पर का वीडियो देखकर एक व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क किया। साइबर ठगों द्वारा पीड़ित व्यक्ति को 2.5 करोड़ की लॉटरी का झांसा दिया गया। शातिरों ने पीड़ित को लॉटरी की दस्तावेज प्रक्रिया के एवज में उनसे 10,000 रुपए जमा करने को कहा। शातिरों ने पीड़ित व्यक्ति को झांसे में फंसाकर राशि ठगते रहे और इसी तरह पीड़ित व्यक्ति से आरोपियों ने करीब 50 लाख रुपए तक ठग लिए। बताया जा रहा है कि शातिरों ने झांसे में आने पर पीड़ित ने जमीन तक बेच दी और आरोपियों 50 लाख वह रुपए तक की रकम जमा करता रहा। आईटीबीपी से सेवानिवृत्त हुए व्यक्ति को जब लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है तो उन्होंने पंजाब के लुधियाना में ब्रदर्स नाम की दुकान पर गए और मामले की जानकारी दुकान के लोगों को दी। पूछताछ करने पर पीड़ित को पता चला कि किसी ब्रदर्स के नाम से फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बना हुआ है। डीआईजी साइबर क्राइम मोहित चावला का कहना है कि साइबर पुलिस थाना मंडी में 50 लाख की ठगी के मामले में 419, 420 आईपीसी व 66 डीआईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। साइबर ठग लोगों लॉटरी के झांसे में फंसा कर ठग रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि साइबर ठगों के झांसे में न आएं। किसी भी साइबर अपराध पर आप अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 पर फोन करें। समाचार नंबर 6। आईटी रिटर्न एसएमएस से बैंक अकाउंट पर सेंध, एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को किया अलर्ट। सावधान, आईटी रिटर्न के एसएमएस आपके बैंक खाते को खाली कर सकता है। इस संदर्भ में सीआरटी ने भी विभिन्न बैंकों को प्रभावित करने वाले नए ट्रोजन के खिलाफ एडवाइजरी जारी की है। एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करने वाले बैंक ग्राहकों को ट्रोजन मालवेयर का खतरा। अब तक कई बैंकों को बन चुके हैं निशाना। अगर आप एंड्रॉयड फोन के जरिए नेट बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। देश की संघीय साइबर सुरक्षा एजेंसी ने हालिया एडवाइजरी में भारतीय साइबर स्पेस में ट्रोजन मालवेयर की घुसपैठ की जानकारी देते हुए एंड्रॉयड फोन का इस्तेमाल करने वाले बैंक ग्राहकों को सतर्क किया है। डीआईजी साइबर क्राइम मोहित चावला ने बताया कि इस मालवेयर ने अब तक 27 से अधिक सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के बैंकों को निशाना बनाया है। कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम सीआरटी ने हाल ही में एडवाइजरी जारी करते हुए कहा, यह फिशिंग, निजी डाटा की चोरी के लिए इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर वायरस, मालवेयर इनकम टैक्स रिफंड के रूप में सक्रिय है और ग्राहकों के डाटा की निजता के लिए खतरा साबित हो सकता है।
उन्होंने जनता से अपील की है कि किसी साइबर अपराध के घटित होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 और साइबर थाना शिमला की मेल आईडी और फोन नंबर 017726203331 एवं व्हाट्सएप पर 9805953670 पर अपनी शिकायत प्रेषित करें। राज्य गुप्तचर विभाग के साइबर क्राइम थाना शिमला की ओर से सभी एंड्रॉयड फोन यूजर्स को एडवाइजरी के माध्यम से जानकारी दी है कि ऑनलाइन बैंकिंग उपयोगकर्ताओं को लक्षित करने वाला नया ड्रिनिक एंड्रॉयड मालवेयर क्या है। CERT की सलाह के अनुसार ड्रिंक एंड्रॉयड मालवेयर भारतीय बैंकिंग उपयोगकर्ताओं को लक्षित कर रहा है और आयकर रिफंड के वेश में फैल रहा है। यह एक बैंकिंग ट्रोजन है जो फिशिंग स्क्रीन में सक्षम है और उपयोगकर्ताओं को संवेदनशील बैंकिंग जानकारी दर्ज करने के लिए राजी करता है। ऐप से कैसे सुरक्षित रहें? CERT आपके डाउनलोड स्रोतों को आधिकारिक ऐप स्टोर तक सीमित करने की अनुशंसा करता है, जैसे कि आपके डिवाइस के निर्माता या ऑपरेटिंग सिस्टम ऐप स्टोर जैसे गूगल पे जोखिम को कम करता है। किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने से पहले ऐप के विवरण को ठीक से जांचें। एंड्रॉयड डिवाइस पर ऐप डाउनलोड करने या इंस्टॉल करने से पहले, यहां तक कि गूगल प्ले स्टोर से भी हमेशा ऐप विवरण, डाउनलोड की संख्या, उपयोगकर्ता समीक्षा व टिप्पणियों आदि की समीक्षा करें। समाचार नंबर 7। नालागढ़ में सजने लगा मैदान, हरदीप बावा ने विधानसभा उपचुनाव के लिए भरी हुंकार। प्रदेश कांग्रेस के महासचिव एवं इंटक प्रदेशाध्यक्ष हरदीप बावा ने उपचुनाव की आहट के बीच नालागढ़ से चुनाव लड़े के लिए हुंकार भर दी है। हरदीप बावा ने कहा कि केएल ठाकुर को जनता ने रिकॉर्ड मतों से जीताकर 5 साल के लिए विधानसभा में भेजा था, लेकिन ठाकुर ने अपने स्वार्थ के लिए जनता के दिए सम्मान की रत्ती भर भी लाज नहीं रखी और जनता को दोबारा चुनावों में झोंक दिया। हरदीप बावा ने नालागढ़ हलके से कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए कहा कि जनता केएल ठाकुर को माफ नहीं करेगी और इस धोखे का करारा जवाब देगी। गत 20 चुनावों में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हरदीप बावा ने जहां केएल ठाकुर के विधायक पद से इस्तीफा देने व भाजपा में एंट्री को लेकर जमकर हमला बोला, वहीं प्रदेश सरकार में काम न होने की दलीलों पर भी केएल ठाकुर पर पलटवार किया। विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद केएल ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेता हरदीप बावा मुझ पर व मेरे परिवार पर अनाप शनाप बयानबाजी करने से पहले अपने गिरेबान में झांके। उन्होंने कहा कि नालागढ़ की जनता भली भांति जानती है कि अवैध खनन व वसूली का धंधा किसका है। जनता ऐसे लोगों को 2 बार करारी हार का स्वाद चखा चुकी है और आगे भी जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने नालागढ़ हलके के साथ अब तक के कार्यकाल में सौतेला व्यवहार ही किया। नालागढ़ में विकास कार्य के नाम पर स्कूलों, कॉलेजों व कार्यालयों को डिनोटिफाई कर दिया गया। भाजपा नेता केएल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही उपेक्षा से आहत होकर ही जनहित व इलाके के हित में भाजपा ज्वाइन की है। समाचार नंबर 8। छात्राओं की सुरक्षा पर रखना होगा विशेष ध्यान, शिक्षण संस्थानों में लगेंगे CCTV कैमरा। महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित एवं हिंसा मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप नए दिशा निर्देश तैयार किए हैं। आयोग ने इन पर सभी हितधारकों से इसके लिए सुझाव मांगे हैं। UGC के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि महिलाओं की सुरक्षा सभी के लिए सर्वोपरि है। ऐसे में उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों में सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह से सुसज्जित होने चाहिए। परिसर के सुरक्षित होने से उच्च शिक्षण संस्थानों में महिलाओं की सहभागिता मजबूत होगी। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि उच्च शिक्षण संस्थानों के महिलाओं के लिए स्वच्छता एवं साफ सफाई सुविधाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना चाहिए।
जिसमें आराम कक्ष, 24 घंटे जलापूर्ति, साबुन, ढके हुए कूड़ेदान, सैनिटरी वेंडिंग मशीन आदि शामिल है। इसमें कहा गया है कि छात्राओं एवं महिला कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित परिवहन, काले जाने वाले रास्तों पर प्रकाश की उचित व्यवस्था एवं फीडर बसों की सुविधा होनी चाहिए। विश्वसनीय सुरक्षा फर्म से पर्याप्त संख्या में महिला सुरक्षा गार्डों को रखा जाना चाहिए। वहीं छात्रों की सुरक्षा के लिए परिसर के चारों ओर चारदीवारी की व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है और इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थान के परिसरों में सड़कों, पुस्तकालयों, गलियारा, खेल के मैदान, पार्क, प्रयोगशालाओं, पार्किंग क्षेत्रों आदि में सीसीटीवी कैमरा का उचित प्रबंध होना चाहिए और यह केंद्रीयकृत निगरानी व्यवस्था से जुड़ा होना चाहिए। दिशा निर्देश में कहा गया है कि प्रत्येक कॉलेज, विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान में आंतरिक शिकायत समिति गठित की जाए। यह समिति शिकायत निस्तारण एवं रोकथाम के लिए काम करेगी और छात्राओं एवं महिला कर्मचारियों से जुड़ी यौन उत्पीड़न की सभी शिकायतों पर विचार करेगी। समाचार नंबर 9। कंगना के हाथ दी मंडी की डोर तो कांगड़ा में भारद्वाज पर विश्वास। मंडी संसदीय सीट पर भाजपा ने पहली बार महिला प्रत्याशी के रूप में फिल्म अभिनेत्री और मंडी की बेटी कंगना रनौत को उतारकर नए समीकरण पैदा कर दिए हैं। कंगना मंडी जिला के अंतिम छोर भामवला क्षेत्र की रहने वाली हैं। कंगना को भाजपा टिकट मिलने के बाद उनके गृह क्षेत्र भामवला में खुशी का माहौल है और मंडी जिला से भी भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं ने उन्हें टिकट मिलने पर खुशी जताई है। हालांकि हाईकमान के इस निर्णय से भाजपा के कई कर्मठ कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को धक्का भी लगा है, लेकिन इस सीट पर भाजपा ने कंगना रनौत को उतारकर कांग्रेस के सामने दमदार चुनौती पेश कर दी है। वर्तमान में कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह पहले ही चुनाव लड़े से मना कर चुकी हैं और अब ऐसे माहौल में कंगना के मैदान में उतरने के बाद कांग्रेस के लिए चुनौती और भी कड़ी हो गई है। 23 मार्च 1987 को जन्मी कंगना फिल्म इंडस्ट्री में बेहतरीन काम के लिए पद्मश्री पुरस्कार सहित कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। उनके परदादा सरजू सिंह रानौत विधानसभा के सदस्य रहे हैं। उधर कंगना पर भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्हें टिकट देने के लिए खुशी जताई है और पार्टी हाईकमान का आभार व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से डा राजीव भारद्वाज को प्रत्याशी बनाया है। कांगड़ा चंबा सीट से करीब आधा दर्जन से अधिक भाजपा नेता टिकट के लिए जोड़तोड़ कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने लंबे समय से संगठन कार्य में जुटे डा राजीव भारद्वाज को टिकट दिया है। डा राजीव भारद्वाज का नाम घोषित होते ही कांगड़ा चंबा के सांसद किशन कपूर की टिकट कट गई है। डा राजीव भारद्वाज भाजपा के वर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है। राजीव भारद्वाज पूर्व सरकार में कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनका जन्म 9 फरवरी 1963 को हुआ। वह मूलतः कांगड़ा जिला के नूरपुर के रहने वाले हैं। धर्मशाला के डिपो बाजार में भी उनका घर है। डा राजीव भारद्वाज नूरपुर में निजी चिकित्सक के रूप में कार्य करते हैं। गौर हो कि भाजपा ने पिछले दिनों शिमला संसदीय क्षेत्र से वर्तमान सांसद सुरेश कश्यप और हमीरपुर से अनुराग ठाकुर को ही उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन कांगड़ा और मंडी सीट के लिए प्रत्याशी की तलाश की जा रही थी, लेकिन अब इन सीटों पर भी पार्टी ने प्रत्याशी दे दिए हैं। समाचार नंबर 10। बच्ची की संदिग्ध मौत, परिजनों ने खड्ड में दफनाया शव।
पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजी। ऊना मुख्यालय के साथ सटे रामपुर गांव में 11 वर्षीय बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही बच्ची के शव को साथ लगती खड्ड में दफना दिया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और बच्ची के शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का दौरा किया और साक्ष्य एकत्रित किए। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बच्ची की मौत का राज खोलेगी। बताया जा रहा है कि बच्ची ने साड़ी की चुनरी से फंदा लगाया है, जिससे उसकी मौत हुई है। जानकारी के अनुसार बच्ची लंबे समय से अपने परिवार के साथ रामपुर में स्थित झुग्गी झोंपड़ी में रह रही थी। शनिवार को बच्ची के माता पिता दिहाड़ी पर गए हुए थे और बच्ची घर पर ही थी। शाम को माता पिता जब काम से लौटे तो बच्ची झुग्गी के बाहर चारपाई पर मृत अवस्था में पाई गई। इसके बाद बच्ची के परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही साथ लगती खड्ड में उसका शव दफना दिया। रविवार सुबह इस मामले की सूचना ऊना पुलिस को मिली तो पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल की। एएसपी लीव रिजर्व सुरेंद्र शर्मा व तहसीलदार शिखा राणा मौका पर पहुंचे। वहीं फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। उधर एएसपी ऊना सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि रामपुर में एक बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद शव दफनाने की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना भेज दिया है। परिजनों के बयान भी दर्ज किए हैं। समाचार नंबर 11। शांता कुमार की सलाह माने भाजपा नेता, विपक्ष पर बरसे केवल पठानिया, सत्ता हथियाने के हो रहे प्रयास। डिप्टी चीफ व्हिप केवल सिंह पठानिया ने भाजपा नेताओं को पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की सलाह पर चिंतन की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार का यह कथन बिल्कुल सही है कि सिर्फ राम मंदिर का निर्माण करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि भगवान राम के आदर्शों को जीवन में अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि भगवान राम के आदर्शों को भुलाकर भाजपा नेता धनबल और अन्य हथकंडे अपनाकर सत्ता हथियाने की साजिशें रच रहे हैं। भाजपा को न नैतिकता की परवाह है और न ही भगवान राम के आदर्शों की, बल्कि उनके नेताओं सत्ता मोह में फंसे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 6 बागियों और 3 निर्दलियों का भाजपा में शामिल होना इस बात की पुष्टि करता है कि सरकार गिराने की साजिशों के सूत्रधार हिमाचल भाजपा के नेता हैं। भाजपा ने ही उन्हें हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड प्लेन की सैर कराई और 1 महीने तक उन्हें महंगे 5 स्टार होटलों में ठहराने के लिए करोड़ों रुपए की धनराशि खर्च की। उन्होंने कहा कि आज भाजपा नेता 9 पूर्व विधायकों को अपनी पार्टी में जोड़कर जश्न मना रहे हैं, नाटियां डाल रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी में सुलग रही चिंगारी को वे देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। भाजपा नेता यह भी भूल रहे हैं कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही सर्वोपरि है। सभी को जनता की अदालत में जाना होगा और प्रदेश के मतदाता लोकतंत्र के साथ हुए इस भद्दे मजाक को देख रहे हैं। समाचार नंबर 12। कांग्रेस की बेल से टूटे लता ठाकुर के पुत्र रवि, भाजपा में जाना, राजनीति गलियारों में पैदा हुआ चर्चा का माहौल। पूरा जीवन कांग्रेस को समर्पित करने वाली लाहुल की पहली महिला विधायक लता ठाकुर के पुत्र पूर्व विधायक रवि ठाकुर कांग्रेस की बेल से टूट गए। विधानसभा से इनकी सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस की बेल को तोड़े का इन्होंने बड़ा कदम उठाया। अब नई बेल की शाखा में अंकुरित होना इनकी राजनीति को किसी चुनौती से कम नहीं होगा। 40 साल में रवि ठाकुर की भी कांग्रेस में अच्छी खासी पैठ बनी थी। कांग्रेस पार्टी को मां स्वरूप मानते थे। भाजपा का नाम तक सुनना इन्हें बहुत बुरा लगता था।
लेकिन आज उसी भाजपा की शरण में जाना सचमुच अटपटी राजनीति का व्याख्यान करती है। पूर्व विधायक रवि ठाकुर के भाजपा में जाने पर राजनीति गलियारों में यह चर्चा का माहौल पैदा हो गया है कि इनकी राजनीति अब कमजोरी की ओर संदेश दे रही है। अब भाजपा इन्हें कितनी आगे ले जा सकती है, यह तो वक्त ही बताएगा। बता दें कि लता ठाकुर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहली महिला विधायक बनी थी। इनकी विधायक के आगे के इतिहास पर ही नजर डालें तो रवि ठाकुर के दूसरी बार विधायक बनने तक यह परिवार 53 साल कांग्रेस में जुड़ा रहा। अब इतने सालों पुराने इतिहास को तोड़ा कहीं न कहीं अपनी राजनीति को कमजोर करना है। वहीं दूसरी तरफ लाहौल स्पीति के रवि ठाकुर और डा रामलाल मार्कंडेय की राजनीति कड़वाहट से पहले ही भरी हुई है। अब दोनों की पार्टी एक हो गई है। यदि पहले जैसा ही राजनीति द्वेष दोनों में रहा तो दोस्ती कैसे होगी, यह एक सोचने वाली बात हो गई है। भले ही भाजपा ने कांग्रेस के रवि ठाकुर को अपनी पार्टी में शरण देकर जरूरी प्रोत्साहित किया होगा, लेकिन रवि ठाकुर और डा रामलाल मार्कंडेय की आज तक की सार्वजनिक बहस, आरोप प्रत्यारोप का क्या होगा, यह भाजपा के कार्यकर्ताओं में चिंता का विषय बना है। चुनावी जंग लड़ चुके हैं रवि और मार्कंडेय। 2022 के विधानसभा चुनाव में लाहौल स्पीति जिला में कांग्रेस ने रवि ठाकुर और भाजपा ने डा रामलाल मार्कंडेय को चुनावी दंगल में उतारा था। आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच रवि ठाकुर ने 9,948 वोट हासिल किए और डा रामलाल मार्कंडेय को 1,616 वोटों से हराया। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी इनकी जंग हुई थी। इस चुनाव में भाजपा के डा रामलाल मार्कंडेय ने कुल 7,756 वोट हासिल किए और कांग्रेस के प्रत्याशी रवि ठाकुर को 1,478 वोटों से शिकस्त दी। वहीं जयराम सरकार में मंत्री बने। वहीं 2012 के चुनाव में कांग्रेस ने रवि ठाकुर और भाजपा ने डा रामलाल मार्कंडेय को चुनावी दंगल में उतारा। इस दौरान रवि ठाकुर को कुल 10,187 वोट पड़े और डा मार्कंडेय को 3,696 मतों से हार खानी पड़ी। मार्कंडेय ठाकुर में 3 बार चुनावी टक्कर। लाहौल स्पीति के विधानसभा चुनाव में पूर्व मंत्री डा रामलाल मार्कंडेय और पूर्व विधायक रवि ठाकुर के बीच 3 बार चुनावी टक्कर हुई है, जिसमें 2 बार रवि ठाकुर ने जीत दर्ज की है। दोनों राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी रहे हैं। अब एक पार्टी कैसे इनकी द्वेष की भावना कम होगी, यह लाहौल स्पीति की राजनीति में सोचने का विषय बना है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।